हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीडी क्लासेस। और दोस्तों, आज इस क्लास में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में भी आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। मैं आपको आज टॉप 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही इन क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा कई सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। पहला सवाल आपका देखते हैं। पहला सवाल आपका क्या है? तो दोस्तों, जो आपका पहला सवाल है वो है वर्ष 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित किया। तो दोस्तों, जो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, पहले बात आप ये जान लीजिए। और जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 को हुई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और ये किसके किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी आपके बाबर के बीच में हुई थी और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और इसी के बाद से बाबर ने भारत पे, दिल्ली पे शासन करना शुरू किया था और मुगल शासन का शुरुआत इसी समय से होने लगा था, 1526 ईस्वी में। फिर जो आपका दूसरा पानीपत का युद्ध होता है वो आपका होता है यही अकबर के बीच में और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। यह आपका 1556 ईस्वी को होता है जिसमें अकबर की जीत होती है। और जो आपका तीसरा पानीपत का युद्ध होता है वो आपका होता है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में मराठाओं के बीच में और अफगान आर्मी के बीच में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और खालिस्तान के बीच में लड़ी गई थी। तो दोस्तों, जो आपका 1540 में आपको पता होगा कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो आपका शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। तो हुआ क्या था ना कि जो आपका कन्नौज की लड़ाई है ये आपका कहाँ पे हुई थी? बेलग्राम में हुई थी। और कन्नौज की लड़ाई से पहले आपका चौसा का युद्ध हो चुका था। और चौसा का युद्ध में हारने के बाद हुमायूं काफ़ी ज़्यादा बौखला गया था और वो शेरशाह से बदला लेना चाहता था। और जल्दी जल्दी में वो जब शेरशाह दिल्ली की ओर रवाना होते रहता है उस समय उस पर आक्रमण करता है। और इसमें भी बाकायदा फिर बाद में हुमायूं की ही हार होती है और हुमायूं को भागना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त समाज में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, जो आपका अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई थी और ये क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। सबसे पहले जो इसका नाम था ना वो क्या था? अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी इसका नाम था। फिर क्या होता है ना, इसका जो स्थापना मेनली करता है वो कौन करता है? वी आर सावरकर करते हैं। हमारे जो वी आर सावरकर जी हैं वो इसकी स्थापना करते हैं, इसका संस्थापक रहते हैं। लेकिन होता क्या है ना, बाद में वी आर सावरकर के साथ क्या होता रहा है कि जो आपका 1904 में इसकी स्थापना हुई थी तो भारत के दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने 2006 में पुणे में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जो आपके रिटायर मेजर रमेश थे और उपाध्यक्ष और रमेश उपाध्याय थे और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत, इसके साथ उसका पुनः गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 2006 में इसका पुनः गठन किया जाता है और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? अभिनव भारत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी बॉयकॉट आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो आपका स्वदेशी बॉयकॉट आंदोलन है वो आपका संबंधित है 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उससे संबंधित है। तो सब बंगाल के विभाजन के बारे में देख लेते हैं कि 1903 में आपको घोषणा आया था कि बंगाल में विभाजन किया जाएगा। 1903 में आपको घोषणा दे दिया गया था कि बंगाल में आपका विभाजन किया जाएगा। और ये विभाजन कब हुआ था? फाइनली जुलाई में हुआ था। जुलाई 1905 में आपका फाइनली विभाजन हो गया था। 1905 में इसका विभाजन हो गया था फाइनली। और जो आपका 16 अक्टूबर जो होता है, 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल में आपका शोक दिवस भी मनाया गया था और हर साल 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही जो आपका बंगाल विभाजन के बाद ही कई सारे जो हमारे क्रांतिकारी थे वो इसके खिलाफ थे और इसके विरोध में उन्होंने स्वदेशी बॉयकॉट आंदोलन कर दिया गया था। और इस आंदोलन में क्या होता था, जितने भी विदेशी कंपनियां के सामान हैं, चीज़ें हैं जिनका यूज भारत में हुआ करता था, उनका बहिष्कार करना था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में अशोक को किस नाम से निर्दिष्ट किया गया है? तो दोस्तों, जो अशोक के शिलालेख थे, पहले ये जान लेते हैं कि अशोक ने अपना शिलालेख और जो अपने स्तंभ बनाए थे वो क्यों बनाए थे भाई? तो उन्होंने ये शिलालेख और स्तंभों को इसलिए बनाया था ताकि वो डायरेक्ट रूप से अपने जो जन के लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित कर सके। और जो इसमें उसका क्या नाम निर्दिष्ट किया गया था? पियादसी उनका नाम निर्दिष्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पोरस का क्षेत्र जिसने अलेक्जेंडर को मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की थी या निम्न या किन नदियों के बीच में स्थित था। तो भाई जो पोरस का जो क्षेत्र जिसने अलेक्जेंडर को मजबूत प्रतिरोध आया था उस समय पोरस से लड़ाई की युद्ध करने समय कब की बात है 326 BC की बात है ये। जब कौन सा युद्ध हुआ था आपको पता भी होगा, झेलम का युद्ध हुआ था और यह किन नदियों के बीच में स्थित था। तो आपका यह आंसर क्या हो जाएगा इसमें, झेलम और चिनाब नदी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित सब जीना का क्या अर्थ है। तो जो आपका जैन धर्म से संबंधित सब जीना है उसका अर्थ होता है इंद्रियों के विजेता। जरा जैन धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ देख लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आपके ऋषभ देव थे और जो इसका 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ थे और जो महावीर स्वामी थे वो 24 तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जैन धर्म के कौन से 2 पार्ट थे। तो भाई हुआ क्या था ना, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें यहाँ से मगध, इस जगह मान लीजिए मगध है, तो यहाँ से कुछ लोग जैन धर्म के यहाँ आ गए थे। यहाँ पर आए थे, कौन आए थे, दिगंबर लोग आए थे और यहाँ पर श्वेतांबर लोग रह गए थे। जब ये वापस जाके देखे तो यहाँ पर उनको पता चला कि जो श्वेतांबर लोग हैं वो लोग वस्त्र धारण कर लिए हैं और जो दिगंबर थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्राट औरंगजेब की पुत्री निम्नलिखित में से कौन थी। तो भाई जो सम्राट औरंगजेब की जो पुत्री थी वो थी जेब अन्निसा। वैसे तो उस समय क्या होता था, राजा लोग कई सारी शादी करते थे और बहुत कम ही उनके बारे में उतने जीवन के बारे में उतना मालूम है। क्यों? क्योंकि उनकी कई सारी शादियाँ रहती है और उनके बच्चे कई सारे होते थे, तो उनका सबके बारे में नहीं पूछा जाता है। लेकिन भी मैं आपको औरंगजेब के कुछ पुत्रों के बारे में बता देता हूँ। पहला एक पुत्र था बहादुर शाह आलम, शाह फर्स्ट था। दूसरा था मोहम्मद अकबर था, मोहम्मद अजम शाह था, मोहम्मद काम बख्श था। ओके, ये सब कुछ उसके बच्चे थे और भी कई उसके पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल शासन के दौरान स्वयं सरकार के बारे में जानकारी के बारे में मुख्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड होगा, उत्तरामरूर शिलालेख के थ्रू हम लोग को चोल शासन के दौरान जो स्वयं सरकार का उस समय सिस्टम था उसकी जानकारी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है। तो जो मेगास्थनीज थे वह हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आए थे और मेगास्थनीज से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी। तो मेगास्थनीज ने आपकी कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका लिखी थी। मेगास्थनीज ने आपकी इंडिका बुक लिखी थी। लेकिन कई बार ये भी है कि जो इंडिका बुक है वो आपका ओरिजिनल कॉपी में हमें प्राप्त नहीं है, उसका ओरिजिनल कॉपी प्राप्त नहीं है। जो प्लिनी थे उन्होंने इसका सेकंड कॉपी लिखा था, जो उस बुक को पढ़ चुके थे उसी ने उस बुक के बारे में कुछ लिखा था और उसी के बारे में हमें उसका नॉलेज मिलता है इस बुक के द्वारा। तो ये उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सेना से युद्ध करने वाले सिख गुरु थे। तो कौन थे, तो ये थे गुरु तेग बहादुर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों के तहत शहरी क्षेत्र में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो जो मुगलों के तहत जो शहरी क्षेत्रों में न्यायिक शक्तियों का जो बंटवारा किया गया था उनका यूज कौन करते थे, तो उनका यूज करते थे कोतवाल के, ठीक है, उनका यूज कोतवाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों के तहत रिक्त स्थान को सेना के एक विभाग के रूप में प्रशासित किया गया था। तो ये आपका किसको किया गया था, दीवाने अरज को किया गया था। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दुर्गावती को हराया और किस पर कब्जा किया था। तो अकबर ने जब दुर्गावती को हराया था तब उसने किस पर कब्जा किया था, ये गोंडवाना पे कब्जा किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। तो जो वंदे मातरम का जो आपका नारा लगाया गया था वो 1905 में बंगाल का विभाजन के समय लगाया गया था, इस आंदोलन में लगाया गया था। और अगर वंदे मातरम की हम लोग बात करें तो ये नेशनल सॉन्ग है, इंडिया का नेशनल सॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू भी है। और ये सॉन्ग किसने लिखा था, कई बार ये भी क्वेश्चन दिखा देता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये सॉन्ग लिखा था। और कहाँ पे लिखा था, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, वो कब लिखे थे। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, वो चिंसुरा एक सिटी है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चिंसुरा एक सिटी है, वहाँ पे हुगली नदी के किनारे बैठ के उन्होंने ये गान लिखा था, ये गीत लिखा था। और इसे अडॉप्ट कब किया गया था, 24 अक्टूबर को 1950 में, 24 अक्टूबर 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। और साथ ही कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो आपका वंदे मातरम है सबसे पहले कब गाया गया था। तो सबसे पहले
आपका जो वंदे मातरम है वो गाया गया था कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का 1896 में, 1896 में पहली बार ये गीत गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो भाई जो अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज थी इसकी स्थापना आपने की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो लिखी गई थी ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा, और ये जो पुस्तक है वो क्रांतिकारी परिवर्तन और ऊंच नीच के बारे में, जो ऊंच नीच में है उसमें कटाक्ष किया गया है, उसमें चोट की गई है, उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचित्रित या जिज्ञासु दिमाग की उपाधि धारण करने वाला पल्लव राजा कौन था? तो ये थे हमारे, पहला आंसर होगा महेंद्र वर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोपम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो भाई जो कोपम का युद्ध था वो पश्चिमी चालुक्य और चोल वंश के अगेंस्ट लड़ा गया था, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। और जो ये आपका युद्ध हुआ था ना, कोपम का युद्ध हुआ था, वो आपका 2 बार हुआ था। पहला कब हुआ था? 1048 ईस्वी में आपका ये युद्ध हुआ था पहली बार, और दूसरा बार जब ये युद्ध हुआ था वो 1052 ईस्वी में हुआ था, 5 साल के बाद हुआ था। इन दोनों ईस्वी में 2 बार इसका युद्ध हुआ था, पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला तमिल संगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो तमिल संगम होता है ना, यह संगीत से रिलेटेड होता है और कवि से रिलेटेड होता है। तो इसमें होता क्या था ना कि जो तमिल के जो कवि है जो काव्य करते हैं और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है और साथ में कई सारे प्रोग्राम होते हैं उससे रिलेटेड। तो ये कहाँ पे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका स्थापित किया गया था अगस्त्य के द्वारा स्थापित किया गया था। सो थैंक यू गाइस, आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं। होप सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।